आज के लेक्चर में हम जो कवर करने जा रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर। अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैनेजमेंट क्या होता है चैप्टर 1 के अंदर, और चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज टेक्निक गिवन बाय मिस्टर फ्योल एंड मिस्टर टेलर। अब आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? अगर नॉर्मली बोले तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं होता है वातावरण, इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट। लेकिन ये वर्ड आगे बिजनेस इन्वायरमेंट। हम लोग जानते हैं कि जो बिजनेस होता है वो कभी भी आइसोलेशन में वर्क नहीं करता। वो कभी भी आइसोलेशन में वर्क नहीं करता। बिजनेस कभी भी हमेशा जब भी बिजनेस वर्क करेगा वो एक सोसाइटी का अभिन्न अंग है, सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी की हर एक हलचल, सोसाइटी की हर एक मूवमेंट, सोसाइटी के हर एक कस्टम, रिवाज, रीति रिवाज, टेक्नोलॉजी में चेंज आना, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आना, उस कंट्री में कौन कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, हर एक बात मैटर करती है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। हर एक बात, वो हर एक चीज मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट है जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट करता है। मेरे डेटर्स, मेरे कंपनी के क्रेडिटर्स, बैंक वाले, कस्टमर, ईच एंड एवरी पर्सन इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो समझेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट को समझने से पहले हम एक बात समझते हैं होता क्या। देखो, एनवायरनमेंट वजह से एक बात समझ, देखो हर इंसान को अपना जिंदगी में करना चाहिए, हर एक इंसान को करना चाहिए, कंपनी को करना चाहिए। हम लोग डिस्कस करते हैं स्वॉट एनालिसिस। अगर हम इसको एनालाइज कर लेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, कभी भी ना हमें नुकसान होगा ना हमारी कंपनी को नुकसान होगा। हम पहले ही उस प्रॉब्लम से उभर के बाहर निकल जाएंगे। जो पहले दो वर्ड आप देख पा रहे हो बेसिकली वो होते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये हमारे इंटरनल होते हैं, ये हमारे इंटरनल है। मान लो एक XYZ कंपनी है, उनके पास कैसी मशीन है, कैसा मटेरियल है, कितने एफिशिएंट है, कितनी इफेक्टिव है, क्या टेक्नोलॉजी है, अच्छे हैं बुरे हैं, ये हमारी अंदर की ये इंटरनल बात है। स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनकी। कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चल रहे हैं वो। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की। अपॉर्चुनिटी क्या होता है और थ्रेट क्या होता है समझेंगे। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये दोनों है बिजनेस के लिए एक्सटर्नल फैक्टर। इनफैक्ट ये हमारा एनवायरनमेंट ही है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करके चलता है। तो हर बिजनेसमैन को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर मैनेजमेंट को इस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को पहले भाप लेना है। अगर पता है यार ये वाले चेंजेस आ रहे हैं, पता है यूएसई कंपनी इंडिया में आ रही है, तो हमें भी अपने प्रोडक्ट को उस क्वालिटी का बनाना पड़ेगा। वो थ्रेट आ रही है हमारे पास, हमें उस थ्रेट को पहले से ही, उस तीर का पहले से सामना करना पड़ेगा। वो जो वहां से गोली आ रही है हमें उसका एकदम एक्शन लेना पड़ेगा। अगर हमने देर कर दी वो आएंगे, पूरी मार्केट कैप्चर करके चले जाएंगे, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एनवायरनमेंट क्या कहता है, जो आपको समाज में, सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो पहले ग्रैस्प करो, लोगों की जरूरतों को पहले समझो और उस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दो। आप लाइव एग्जांपल देखो, हम सब लोग पेटीएम इस्तेमाल करते हैं और बहुत पिछले 4-5 साल में हम लोगों का ये बहुत एक, जिसको बोलते हैं ना, अगर 5-7 साल पहले जाओगे पेटीएम क्या था किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर ये हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है। पेटीएम ने अपना प्रोडक्ट कब लॉन्च किया? उसने देखा जब इंडिया के अंदर पहली बार क्या आया, डीमोनेटाइजेशन आया, लोगों के पैसा ही नहीं था। उसने कहा या मैं सबसे पहले आऊंगा और मार्केट के अंदर आके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाऊंगा। आज देखो कितने सारे और ऐप है, कितने सारे ऐप है
लेकिन जो मार्केट शेयर पेटीएम का है वो किसी और का नहीं है। उसने तब कैप्चर किया, और आज कोविड के टाइम में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो लोग परफॉर्म करके चल रहे हैं वाया दिस प्लेटफॉर्म। तो हमें मार्केट को पहले से भापना पड़ेगा, पहले परखना पड़ेगा। अगर मार्केट को मैंने नहीं भापा, मैंने नहीं परखा, तो कोई मेरा कॉम्पिटिटर आएगा और मेरे सारे क्लाइंट्स को, मेरे सारे कस्टमर को कब उड़ा के ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जिस प्रकार सैमसंग ने नोकिया की पूरी मार्केट को ही खत्म कर दिया था, सैमसंग ने नोकिया की पूरी मार्केट को खत्म कर दिया था। वो अलग बात है, दोबारा नोकिया मार्केट में रिकवर कर रहा है, लेकिन एक समय में आज से 7-8 साल पहले इंडिया के अंदर जो मोबाइल लीडर था वो नोकिया था, स्टेटस सिंबल हुआ करता था। लेकिन सैमसंग धीरे धीरे आता गया, अपने उसने एनवायरनमेंट को बढ़िया तरीके से भापा, एंड्रॉइड का ढंग से इस्तेमाल करके, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसने इंडिया की पूरी मार्केट को कैप्चर कर दिया और नोकिया को मार्केट से उसने आउट करवा दिया। तो हर बिजनेसमैन को पहले इन्वायरमेंट को परखना बहुत जरूरी कि इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या हमारे पास थ्रेट्स है, क्योंकि हम बिजनेस आइसोलेशन में नहीं कर रहे, हम बिजनेस सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं। तो सोसाइटी की सारी बातों को हमको देख के चलना पड़ेगा। समझते क्या कहते हैं? एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी, समाज का अभिन्न अंग है। इट एक्सिस्ट एंड ऑपरेट इन एसोसिएशन विद वेरियस ग्रुप इन द सोसाइटी लाइक कस्टमर। मैंने कहा जी एक कोई एक एक्टर है, बॉलीवुड का एक्टर है, बहुत नंबर 1 एक्टर है, तो नंबर 1 एक्टर किसने बनाया? उनके कस्टमर से बनाया, उनकी फैन फॉलोइंग ने बनाया। तो क्या कहते हैं सर? दोबारा पढ़ते हैं, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एन ऑर्गन ऑफ सोसाइटी, समाज का अभिन्न अंग है। इट एग्जिस्ट एंड ऑपरेट in association with various group in society like customer, supplier, competitor, bank, financial institution, मतलब बैंक्स वगैरह, गवर्नमेंट एजेंसी, सबके साथ चलना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई जो हमारे बिजनेस के अगेंस्ट है, अगर हमने उसको फॉलो नहीं किया तो गवर्नमेंट के पास पावर है हमारे बिजनेस को 2 दिन के अंदर वो बंद कर सकती है, उनके पास इतनी पावर है। ट्रेड यूनियन, मीडिया हाउसेस, all these groups influence the working business in different way. They constitute the environment of the business. ठीक है जी, बेसिकली यही हमारे अपॉर्चुनिटी है, यही हमारे थ्रेट है, इसी को हमें भापना है, इसी को हमने परखना है। और जिसने टाइम पे परख लिया, जिसने मौके पे चौका मार लिया, वो अपने क्लाइंट बना के ले गया, वो अपने कस्टमर बना के ले गया। अदरवाइज मार्केट से बाहर होने में समय नहीं लगेगा। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर। क्या होता है? ऑल द फैक्टर्स, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन विच आर एक्सटर्नल, मतलब हमारी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, थ्रेट भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी भी और थ्रेट भी, विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस एंटरप्राइज एंड बियॉन्ड इट कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो आउटसाइडर है। गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे हाथ में नहीं है। मैंने कहा अगर रोड पे कंकर है तो रोड को ठीक नहीं करने बैठ जाओगे, अपने पैरों में जूते पहन लोगे आप लोग। मैं आपको ये वाला कई बार समझा चुका हूं, ये वाला डायलॉग, सिंपल एक बात रिपीट करता हूं, अगर पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो सबको चेंज नहीं कर पाओगे। आपको अपनी मैनेजमेंट को डायनेमिक बनाते हुए, उस टेक्निक को फॉलो करते हुए इस एनवायरनमेंट से कोप अप करना है। आपको रिजिड नहीं होना, आपको एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ढाल लेना है, मॉड्यूलेट कर लेना है। ठीक है, पढ़ते दोबारा पढ़ते हैं। The term business environment, some total of all external forces, factor, institution which are external to business enterprise and beyond its control. बट अभी आपने देखा रिसेंट में 2 दिन पहले आप लोग सुन रहे थे कि इंडिया के अंदर फेसबुक को बंद करेंगे, 26 तारीख उनकी लास्ट डेडलाइन डेट है। लेकिन 26 तारीख को फेसबुक ने इंडियन गवर्नमेंट को बोल दिया, जो आप कह रहे हो कि हमें जो जो गाइडलाइन, जो जो टर्म्स को पूरा करना है हम करेंगे, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई बात कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप इन गाइडलाइन को पूरा और करो, हम आपको 1 महीने का और समय देते हैं। अगर आपने इस महीने में इस गाइडलाइन को पूरा नहीं किया तो हम इंडिया से फेसबुक को हम खत्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे बहुत इंडिया के बच्चों ने खूब भर के चलाया था एक ऐप, अब दिखता भी नहीं है, याद है क्या नाम था उसका? क्या नाम था? टिकटॉक। खूब चला था टिकटॉक पे वीडियो बननी, चाइनीज ऐप था। गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आया, 2 दिन के अंदर वो ऐप इंडिया की मार्केट से क्या हो गया? आउट हो गया। तो ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज के फैक्टर है, इन सभी को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर या बिजनेस एनवायरनमेंट। और देखते हैं, पढ़ते क्या कहते हैं। The term business environment means some total of all factor, forces, institution which are external to business enterprise and beyond its control, but
which exercise tremendous influence on the working and growth of the, because बिजनेस कभी अकेले काम नहीं करेगा, समाज में काम करना है, समाज के लोगों के काम करना है, तो उनसे विपरीत दिशा में जाके कार्य को नहीं परफॉर्म किया जा सकता, गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? रेफर टू टोटल ऑफ ऑल थिंग एक्सटर्नल टू फर्म। मैंने कहा स्वॉट, स्ट्रेंथ वीकनेस ये हमारे अंदर वाले हैं, अपॉर्चुनिटी थ्रेट ये बाहर वाले हैं, हमने बाहर वालों को कंट्रोल करना है। ठीक है, एक्सटर्नल टू फर्म एंड इंडस्ट्री विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन। समझेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान ली टैक्सेस बढ़ गए, टैक्सेस बढ़ने से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हमारे प्रोडक्ट महंगे बिकेंगे, मतलब कॉस्ट महंगी हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। अगर कस्टमर उतना पैसा देने को तैयार नहीं, तो ये गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी है। कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, देखो आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट का कोविड के टाइम में भरपूर ढंग से इस्तेमाल करके चल रहे हैं। तो क्या कहते हैं? विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट बिकम ऑब्सोलीट। एग्जांपल एलसीडी टीवी ऑब्सोलीट हो गए, एलईडी टीवी आ गए। पहले वो डब्बा होता था, डब्बे के बाद कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर, एलसीडी। तो टेक्नोलॉजी रोज नई नई, आप मोबाइल देखो, हर महीने, हर 10 दिन, हर हफ्ते के अंदर आपको मार्केट में नया मोबाइल प्रोडक्ट लॉन्च मिलेगा ही मिलेगा। फैशन में चेंज आना, टेस्ट में चेंज आना, जो नया प्रोडक्ट आएगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, पुराने की प्रोडक्ट मार्केट से कम हो जाएगी। आईफोन देख लो, 5, 6, 7, 10, 11 मार्केट में कोई ना कोई नए फोन आते जा रहे हैं। इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, एक प्रोडक्ट के 10 दुकानदार हो जाते हैं, तो दुकानदार को सामान सस्ता बेचना पड़ता है। जब मार्केट में सेलर्स बढ़ जाते हैं, तो सेलर की पावर हो जाती है कम, कस्टमर की पावर हो जाती है बढ़ जाती है, तो उनको सामान सस्ता बेचना पड़ता है। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर है। हमारे कॉम्पिटिटर बढ़ जाना, मेरा सामान बहुत अच्छा है लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर का मुझसे भी अच्छा और सस्ता है, तो बशर्ते कस्टमर मेरी दुकान में नहीं आएगा, मेरे कॉम्पिटिटर की शॉप पे जाएगा। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो आप देखो, जब भी कोई एमएनसी किसी कंट्री के अंदर बिजनेस करने जाती है, याद रखिएगा, जब भी कोई एमएनसी, कोई बाहर की कंट्री से, एमएनसी का तो मल्टीनेशनल कंपनी, जब भी वो किसी कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को ऑपरेट करने जाएगी, तो वो देखेगी वहां पे जो गवर्नमेंट है वो कैसी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की चलती है कि नहीं चलती, क्या वहां पे गठबंधन की सरकार तो नहीं है, मतलब 2-3 मिलके गवर्नमेंट तो नहीं चला रहे, क्या गवर्नमेंट की पावर है या नहीं है, क्या वहां स्टेबल गवर्नमेंट है या नहीं है। तो जब भी कोई बाहर की कंपनी दूसरी कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट करने का सोचती है, बिकॉज पैसा लगाएंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, तो उस कंट्री की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी पॉलिटिकल पार्टी को एनालाइज करेगी, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल है या स्टेबल नहीं है, क्या ये हमें बिजनेस करने देगी या नहीं करने देगी। आओ पढ़ते हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रिड्यूसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। अगर अनसर्टेनिटी रहेगी, मतलब स्टेबल पार्टी नहीं है, पार्टी कितनी चलती नहीं है, तो ऐसी कंट्री में कोई भी बाहर की कंपनी बिजनेस करना नहीं चाहती। अब डेफिनेशन को पढ़ने के बाद और एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हम निकालते हैं इसके कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर निकलते हैं, क्या कैरेक्टर निकलते हैं, क्या क्या कैरेक्टर है, क्या क्या फीचर है, क्या क्या एट्रीब्यूट है। पहला फीचर वही आ गया सर, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मैंने कहा जी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात करनी है, बाहर के लोग हैं, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, सेलर्स है, सप्लायर है, बाहर के लोग हैं, हमें उनसे डील करना है, बाहर के लोगों से डील करना। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस फैक्टर इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस फर्म। ठीक है ना, जैसे मान लो बैंक्स हो गए, बैंक ने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया कस्टमर्स के लिए, तो लोग क्या करेंगे, सामान ज्यादा परचेज करेंगे क्योंकि उनको लोन सस्ता मिल जाएगा। होम लोन सस्ता हो गया, मान लो होम लोन सस्ता हो गया, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा घर परचेज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको लोन सस्ता मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर है एक्सटर्नल जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट करके चलते हैं। अगला आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक और जनरल क्या है समझेंगे। स्पेसिफिक का मतलब और जर्नल का मतलब, देखो जर्नल का मतलब कोई ऐसा चेंज आया जो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा, खाली मेरे को नहीं, उस तरह के बिजनेस में, उस तरह के प्रोफेशन में जो भी डील कर रहा है हर पर्सन इफेक्टेड होगा ही होगा, हर पर्सन को चेंज करना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं जर्नल। और स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब कोई प्रॉब्लम आई
वो प्रॉब्लम खाली मेरी पर्टिकुलर कंपनी के लिए थी, मेरे कस्टमर चले गए, मेरे क्रेडिटर मुझे उधार नहीं दे रहे, तो स्पेसिफिक अगर मैं बोलता हूं तो पर्टिकुलर मेरी कंपनी के लिए बात कर रहा हूं। जब बोलता हूं जर्नल तो मतलब हर बंदे को उस चीज से प्रॉब्लम आने वाली है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, हमने एनवायरनमेंट को स्टडी करना। समझते क्या कहते हैं? अगला पॉइंट क्या कहता है, क्या होते हैं जर्नल और स्पेसिफिक? समझते क्या कहता है? बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक का मतलब इंक्लूड इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर which directly affect the functioning of business unit। लेकिन जनरल फोर्सेस में क्या, जो हर किसी को अफेक्ट करेगा, सोशल, दीपावली का त्योहार आया या कोई मान लो कहते ईद आया या क्रिसमस आया या गुरुपुरब, कुछ भी कोई त्योहार आया तो कस्टमर ही, हमारे इंडिया के अंदर कस्टमर ही है, हर उस त्योहार के ऊपर कोई ना कोई लोग की डिमांड इंक्रीज होती है, तो क्या कहते हैं, लेकिन जर्नल तो हर किसी की डिमांड इंक्रीज होगी। इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक का मतलब कोई टैक्सेस में चेंज आ गई, देखिए जीएसटी आया तो वे सबके लिए आया, एक बंदे के लिए नहीं आया, पूरे इंडिया के लिए आया, हर बिजनेसमैन के लिए आया। पॉलिटिकल, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आया, हर बंदे के लिए आया। कोई नया लॉ बन गया, हर बंदे, हर पर्सन के लिए बन गया। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, हर किसी के लिए आ गई। तो स्पेसिफिक का मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, और जर्नल का मतलब उस चेंज के आने से वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री, पूरे का पूरा बिजनेस इफेक्ट होगा। इसका मतलब ये हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा दैट इज स्पेसिफिक, और जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा लेकिन इफेक्ट करेगा ही करेगा उसको बोलते हैं हम जर्नल, मतलब पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करके चलेगा। ठीक है, ठीक, ओके। इंटर रिलेटेडनेस, हर फैक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हम किसी भी फैक्टर को अकेले स्टडी नहीं कर सकते, एक फैक्टर का दूसरे से लिंक है, दूसरे का तीसरे का, तीसरे का चौथे से, तो सारे फैक्टर आपस में इंटर रिलेटेड होते समझेंगे। क्या कहता है, वेरियस एलिमेंट और पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी हेल्थ के बारे में, अवेयरनेस बढ़ेगी तो क्या करेंगे वो, अब क्या नाम है, शुगर फ्री वाले प्रोडक्ट परचेज करेंगे, अच्छा ऑयल परचेज करेंगे, फैट फ्री नमकीन, फैट फ्री बिस्कुट, इस तरह की चीजें वो परचेज करके चलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड। हर हमारा जो एनवायरनमेंट का फैक्टर है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कोई अभिन्न अकेला नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला डायनेमिक नेचर, हमने पहले स्टडी किया था मैनेजमेंट एक डायनेमिक है। मैनेजमेंट की हमने पढ़ी थी इंपॉर्टेंस, हमने कहा मैनेजमेंट एक डायनेमिक फीचर है, क्योंकि हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट रोज चेंज होता है, रोज गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आती है, डेली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कोई ना कोई त्योहार आते हैं, तो उन सबको अडेप्ट करते हुए हमें अपने बिजनेस को रेगुलर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। अगर नहीं लाएंगे कोई और अच्छा बिजनेसमैन आएगा, उससे हमारे पूरे क्लाइंट को मार्केट से स्वाइप करके ले जाएगा। समझते क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, रादर इट्स ए डायनेमिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। चेंज इन कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, change in customer taste and preference of customer, entry of new competitor in the market, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, हमें अपनी टेंडेंसी को, काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब चेंजिंग, ये सब चेंज होने वाले हैं, आर एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक इन द सेंस दैट समथिंग व्हिच इज न्यू टुडे may become outdated or obsolete after some time। एग्जाम्पल समझेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट गया तो कलर आया, फिर एलसीडी आया, फिर एलईडी आया, तो इस तरीके से जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होगा मैनेजमेंट को भी अपने अंदर उस तरह से चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। तो अगली बात है, एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है। अनसर्टेनिटी, हम लोग स्टडी करते थे बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है। चल, बिजनेस में रिस्क क्यों ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस अकेले में काम नहीं करता, वो एनवायरनमेंट में काम करता है, और एनवायरनमेंट है अनसर्टेन। ठीक है, ये पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, कल क्या होगा, कल होना हो कुछ नहीं पता, कल क्या होगा। किसी ने सोचा था कोविड आएगा, नहीं सोचा था। किसी ने सोचा लॉकडाउन होगा, नहीं होगा। कभी सपने में नहीं सोचा होगा 1.5 साल के आप लोगों को घर बैठ के पढ़ना पड़ेगा, नहीं सोचा। तो ये अनसर्टेनिटी है, तो जुड़ी हुई बिजनेस के साथ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी अनसर्टेन, वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, especially when environment changes are taking place too frequently in case of IT and fashion industry। ठीक है, समझते हैं। उसके बाद क्या कहता है, अगला पॉइंट क्या कहता है, कोई डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें
इकोनॉमिक के साथ, सोशल के साथ, पॉलिटिकल के साथ, लीगल और टेक्नोलॉजिकल सब जुड़े हुए हैं। किसका इफेक्ट कहाँ आ जाए? उस बिजनेसमैन को, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, उस कंपनी को, सारी बातों को, उस मैनेजर को, उस मैनेजमेंट को, सारी बातों को दिमाग में रखते हुए चलना है अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करते समय। एक भी फैक्टर को छोड़ दिया, एक भी फैक्टर को छोड़ दिया, इन्वायरमेंट की एक भी चीज को इग्नोर कर दिया, बिजनेस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पूरे का पूरा पैसा डूब सकता है। समझते क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो द रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ, क्या इफेक्ट आएगा सोशल का, इकोनॉमिक का, पॉलिटिकल का, टेक्नोलॉजिकल और लीगल का हमारे प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर। अभी डिस्कस करेंगे डायमेंशन क्या क्या होते हैं। इनफैक्ट 5 डायमेंशन है ये जो आप पढ़ रहे हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। ये 5 डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की। अगली बात करते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मीनिंग क्या होता है? हर कंट्री का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, हर कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। इंडिया का अलग होगा, यूएस का अलग होगा, यूके का अलग होगा, डिपेंड अपॉन वहां के क्या कस्टमर है, वहां के क्या कस्टम है, वहां के क्या ट्रेडिशन है। अगर इंडिया के अंदर दीपावली पे बहुत सेल होती है तो यूएस और यूके जैसी कंट्री के अंदर क्रिसमस पे उनका पूरा 10 दिन 20 दिन पूरा महीने का ऑफ होता है उन लोगों का। तो रिलेटिविटी क्या कहते हैं? डिफरेंट नेशन एंड डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। हर कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। दस बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव कॉन्सेप्ट दैट डिपेंड अपॉन प्लेस टू प्लेस। तो एमएनसी जिस कंपनी में जाती है वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वहां की कंट्री के अकॉर्डिंग, वहां की गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग और वहां के कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बना के चलती है। मैंने समझाया था जैसे मैकडोनल्ड एक एमएनसी कंपनी है, अगर उसका आप आलू टिक्की बर्गर ढूंढने जाओगे तो आपको इंडिया में तो मिल जाएगा लेकिन बाहर की कंट्री में बहुत कम, रेयर कहीं मिलेगा। तो उनको अपने प्रोडक्ट को उस कंट्री की नीड के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इंडियन टेक्नोलॉजी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टेक्नोलॉजी जापान, वो हमसे काफी एडवांस है इस मामले में। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस इन लोअर इन यूएसए एज कंपेयर टू इंडिया या कोई और कंट्री कह सकते हो, डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल क्या कंडीशन है। या डिमांड फॉर साड़ी, इंडिया में साड़ी की डिमांड बहुत हाई होगी एज कंपेयर टू इन यूएस और यूके और कनाडा, इन फ्रांस। अगर समझता बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर इन्वायरमेंट को हमने ढंग से जान लिया, इन्वायरमेंट को जानने के बाद अगर हमने पहले उस पर काम करना शुरू कर दिया, अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इन्वायरमेंट से, अगर उसको हमने पहले जान लिया, समझ लिया, अगर पता है कुछ थ्रेट आने वाला है, उस थ्रेट के ऊपर पहले से वर्क कर लिया तो दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो आजकल अगर आपने देखा होगा कुछ सालों के बाद इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जो हमारे जितनी व्हीकल्स चलते हैं, जितने हमारे व्हीकल्स रन होते हैं, ऑल आर फिलहाल जो भी चल रहे हैं पेट्रोल और डीजल बेस्ड है। उम्मीद है आने वाले 8 से 10 साल के अंदर, 8 से 10 साल के अंदर, बिकॉज जितना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जितना पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो रहा है, उसको देखते हुए कि आने वाले ईयर के अंदर मैक्सिमम जो व्हीकल हमारे को दिखेंगे दैट इज द, वो कौन से व्हीकल होंगे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल। और बड़ी सारी कंपनी इस पे काम कर भी रही है। जैसे आपने देखा होगा फिलहाल बाहर की कंपनी का नाम सुना होगा आपने, टेस्ला हो गया, इंडिया के अंदर इस पे टाटा भी वर्क कर रहा है, या कंपनी है ओलेक्ट्रा। हमें आज नहीं पता लेकिन आने वाले 10 साल के अंदर हमें दिखेगा कि यार ये पूरी पेट्रोल और डीजल की मार्केट लगभग खत्म हो चुकी है या बहुत कम हो चुकी है, और हर कंपनी ने, हर पर्सन ने अपने आप को स्विच कर लिया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर। तो जो 7-8 साल के बाद जो चेंज आना है उसकी नींव तो आज ही रखी जाएगी। तो जो बिजनेस, जो इंडस्ट्री इस चेंजिंग इन्वायरमेंट को, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी को पहले समझ लेंगे, भाप लेंगे, बशर्ते वो अपने प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे और नए सेगमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे। और समझते हैं इसी बात को क्या कहते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो चेंज आएगा और हमें उस इन्वायरमेंट के थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, यही हमारी मैनेजमेंट है। यही तो मैनेजमेंट के पैसे की सैलरी मिलेगी उनको। समझते क्या कहता है?
इन द प्रेजेंट डे, आज के जमाने में कॉम्पिटिटिव हो गया, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, इट इज एसेंशियल फॉर बिगनर टू रिमेन अलर्ट, रहो भैया, जागे रहो, अवेयर रहो एनवायरमेंट के बारे में। कहते हैं इफ वी आर एट राइट प्लेस बट नॉट रनिंग देन समवन विल रन ओवर अस, कोई हमें कुचल के निकल जाएगा। तो बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा चुकन्ने रह के कार्य करना होगा, अपने कॉम्पिटिटर को हमें अपने से आगे निकलने नहीं देना, हमें इस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप करना है। दिमाग में क्या रखते हैं? बिजनेस के एनवायरमेंट को। ठीक है, पढ़ते हैं। तो कहते हैं इन द प्रेजेंट डे competitive market, it is essential for beginner to remain alert and aware of its environment. Significance of understanding environment in shaping the future beginners can be appreciated if we consider the following things. ठीक है, समझते हैं। अगर environment को पहले से हमने भाप लिया तो हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे। पहला फायदा कहते हैं मौके पे चौका मारना, जो पहले आएगा हमेशा उसको कोई ना कोई एडवांटेज मिलेगी। एग्जाम्पल देख लो, पेटीएम मार्केट में पहले आया, और भी बड़े सारे पेमेंट ऐप्स है, लेकिन आज जो मार्केट लीडर पेटीएम है और कोई भी लीडर नहीं है। तो कहते हैं अच्छा मैनेजमेंट वो है जो एनवायरमेंट के चीज को पहले से ही भाप ले, उसको पहले से परख ले, और परखने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन चेंजेस को लेके आ जाए। तो पढ़ते क्या कहता है? इट एनेबल द फर्म, क्या करता है फर्म को, क्या करता है? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कंपनी में उस एनवायरमेंट की चेंज को पहले से अप्लाई कर दिया, वो बशर्ते आगे निकल जाए। समझते कहते हैं अपॉर्चुनिटी का मतलब कुछ अच्छा चीज मिल रही है हमारे को, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड और चेंजेस दैट विल हेल्प अ कंपनी टू इंप्रूव इट परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरमेंट प्रोवाइड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस एनवायरमेंट। द बिजनेस फर्म which are able to scan these opportunity at early stage can get maximum benefit and can leave their competitor behind। ठीक है, हमारे कंप्यूटर पीछे रह जाएंगे क्योंकि जो काम उन्होंने नहीं किया वो काम हमने सोचा और वो काम हमने कर दिया। समझते हैं? एग्जाम्पल समझते हैं। जब मारुति उद्योग इंडिया में पहली बार अपनी कार, छोटी जिसको मारुति लेकर पहली कार इंडिया में बहुत बिकी थी, बहुत कार बिकी थी, और आज भी देखो छोटी कार के सेगमेंट में मारुति आज भी लीडर है, आज भी लीडर है। तो पढ़ते हैं मारुति उद्योग become the leader in small car market because it was the first to recognize the need for small car in environment of rising petroleum prices and large middle class population। अब देखो वैगनआर से लेकर जितने सारे प्रोडक्ट है इनके, अल्टो वगैरह, तो सब इन्हीं के प्रोडक्ट है। सिमिलरली अगर मान लो किसी सिंपल कोई एग्जांपल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहला एग्जांपल आपको क्लियर हो गया, इसको स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखते क्या कहता है। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगर एनवायरमेंट को हमने स्टडी कर लिया, अगर लगता है फ्यूचर में कोई नेगेटिव आने वाला है, हम पहले से उसको भाप लेंगे। इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। ये हेल्प करेगा एनवायरमेंट की, पहले से जो कमी आने वाली, जो प्रॉब्लम आने वाली है, उसको पहले से अंडरस्टैंड कर लो, और अंडरस्टैंड करने के बाद अपने परफॉर्मेंस को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो। ठीक है, थ्रेट का मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म परफॉर्मेंस, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बिजनेस एनवायरमेंट along with the opportunity provide threat also। मतलब SWOT, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी इंटरनल है, स्ट्रेंथ वीकनेस वाली इंटरनल है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों एक्सटर्नल है। समझते क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरमेंट along with the opportunity provide threat also। the proper knowledge and understanding about environment हेल्प करेगा बिजनेस को कि उन थ्रेट को पहले से आइडेंटिफाई कर ले, उसको पहले से वर्क कर ले, जिससे फ्यूचर में उसको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ एन इंडियन फर्म फाइंड दैट कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके आ रही है, हमारी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी आओ इंडिया में आके बिजनेस करो, तो हमारी इंडियन कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर इंप्रूव नहीं करेंगे तो हमारी पूरी मार्केट को कैप्चर करके ले जाएंगे। समझते क्या कहते हैं? इफ एन इंडियन फर्म फाइंड दैट MNC is entering the Indian market with new substitute, this would work as a warning signal for the Indian firm। On the basis of this information, the Indian firm can improve the quality of its product, reduce cost of production, engage in aggressive advertisement। तो अगर लगता है कि कोई और कंपनी आ रही है तो हमें अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो दो बातें पड़ी। पहला, हमें अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेनी चाहिए। अगर कोई थ्रेट्स आ रहे हैं तो वार्निंग सिग्नल मानते हुए अपनी पॉलिसीज को हमें चेंज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, समझते हैं। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखते क्या कहता है।
इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अगर हमने एनवायरनमेंट को जान लिया, अच्छा ये प्रॉब्लम आने वाली है, और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैन, मशीन, मटेरियल, सब तरह की सर्विसेज को हम लेके चलेंगे। क्या कहते पढ़ते हैं, अ बिजनेस फर्म ऑब्टेन वेरियस रिसोर्सेज और इनपुट सच एज मशीन, टूल, कैपिटल, मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा। उन्होंने एनवायरनमेंट को जज कर लिया है, अब उसके अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेज को परचेज करेंगे अपनी कंपनी के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। क्या कहते हैं, सच एज मशीन, टूल, कैपिटल, मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा फ्रॉम द बिजनेस and convert them into desired goods and services for customer and then supplied output to the environment. If business environment के बाद complete awareness है और knowledge है external environment की, then it can tap raw material, financial resource at reasonable prices and at right time. अगर एंड मूवमेंट पे लेंगे तो सामान उनको बहुत महंगा मिलेगा, जिससे उनके प्रोडक्ट कॉस्टली बनेंगे, तो इसका मतलब मार्केट में एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल समझते हैं, with rise in demand for LCD monitor, firms started arranging a raw material for LCD instead of जो पुराने कंप्यूटर की तरह। अगला पॉइंट देखिए क्या कहते हैं, तो हमने रिसोर्सेज को भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। इट हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, भाई हमें कोप करना है, हमें एडजस्ट करना है, हमें हवा के अगेंस्ट नहीं दौड़ना, हवा के साथ चलना है, एनवायरनमेंट के साथ चलना है, तो अपने अंदर चेंजेस लेके आना पड़ेगा। अगर एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी तो आप आसानी से रोने की बजाय अपने आप को कॉप उसको एडजस्ट करोगे। ठीक है, समझते हैं क्या कहते हैं, पॉइंट समझेंगे। टुडे बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी डायनामिक, changes are taking place very fast and these changes have tremendous effect on the function of business. So it's essential to understand these changes as early as possible. Though environment scanning manager can understand and examine these changes and develop appropriate course of action to effectively cope up with the situation. तो एम्प्लॉय को भी मोटिवेशन मिल लो, भैया चेंजेस आने वाले हैं, हमें उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने काम करने की टेंडेंसी को, प्लानिंग को, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। रोड पे कंकर है तो पैरों में जूते पहनने ही पड़ेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है, मतलब चेंज करना पड़ेगा। इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्या कहते हैं, अगर एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी तो अपने फ्यूचर के प्लान को हम पहले से ही एडजस्ट कर लेंगे, फ्रेम कर लेंगे। अगर चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है तो चेंज भी कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेंगे थ्रेट्स को, उस पर काम करेंगे, एंड अपॉर्चुनिटी को इन द मार्केट। दीज कैन सर्व एज द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो हम प्लान जब बनाते हैं तो प्लान अपनी स्ट्रेंथ को देखकर, अपनी वीकनेस को देखकर, अपॉर्चुनिटी को देखकर, थ्रेट्स को देखकर, उन सब को देखकर हम अपने प्लान को फ्रेम करते हैं। अगर एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज होगी तो जो हमारे प्लान बनेंगे बड़े ऑसम, फैबुलस और ट्रेमेंडस प्लान बनेंगे, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाएगी। ठीक है, और प्लान भी तब बना पाओगे जब आपको अपने क्या नाम है, एनवायरनमेंट की नॉलेज पूरी की पूरी है। समझते हैं एग्जांपल, आईटीसी ने प्लान किया न्यू होटल इंडिया आफ्टर नोइंग दैट कि इंडिया में टूरिज्म बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे कोई भी कंपनी है वो इस तरीके से अपने बिजनेस को परफॉर्म कर सकती है। इट हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर हमने सब कुछ बढ़िया बढ़िया कर लिया, अगर हमने अपॉर्चुनिटी को देख लिया, हमने थ्रेट्स के ऊपर काम कर लिया, दो अच्छे काम कर रहे, हमने उसको देखते हुए रिसोर्सेस इकट्ठे कर लिए, अपने माइंड को चेंज किया, हम कोप अप कर लिया, सब कुछ किया, प्लानिंग भी कर ली, अब तो सब जब अच्छा ही होगा, सब कुछ पता हमारे को, तो उसका मतलब हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया जाएगा, आउटपुट बढ़िया रहेगा। कहते हैं हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, हमारा परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा अगर हमने एनवायरनमेंट को ढंग से जज कर लिया तो। कहता है एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ही रहना है बिजनेस ने, तो हेल्प द बिजनेस टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। द एंटरप्राइज विच कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर एंड एडजस्ट देमसेल्व्स according to changes business environment not only improve their present performance, लेकिन आगे भी बड़ी अच्छी तरक्की करके चलेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। नाम सुना होगा आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर, और उनके बड़े सारे प्रोडक्ट आते हैं। आप देखो पहले के टाइम में क्या होता था, अब मैं आपको कुछ बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। पहले क्या होता था, ये छोटे छोटे सेशन ही आते थे, जो प्रोडक्ट आता था इनका पूरा एक अभी भी खैर आता है, लेकिन पहले पूरा इनका एक आधा लीटर की एक बॉटल आती थी। लेकिन इन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत टाइप के क्लाइंट, बहुत सारे कस्टमर हैं जो 1 किलो या 1 लीटर या आधे लीटर के पैकेट को परचेज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा इंडिया के अंदर इतने सारे कस्टमर्स हैं
जो आधे लीटर और 1 लीटर को पैकेट को परचेज नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे सैशे निकाल दिए। तो उन्होंने मार्केट को जज करते हुए अपने प्रोडक्ट को चेंज किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और इन्होंने इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट को उसके अकॉर्डिंग टारगेट किया। समझते हैं क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल HUL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान HUL एंड सेवरल अदर कंपनी लॉन्च स्मॉल सैशे ऑफ शैम्पू एंड अदर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द कस्टमर की नीड को देखते हुए। अब हम बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन क्या है, इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। क्योंकि ये जो हम बिजनेस जो कर रहे हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर बिजनेस करते हैं, यहाँ पे हम किन किन चीजों से एक बिजनेसमैन घिरा हुआ है, किस किस चीज का उसको पालन करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले इकोनॉमिक, पहली अगर बात करूं तो पहला फैक्टर जो उसको फॉलो करके चलना पड़ता है दैट इज इकोनॉमिक चेंजेस। तो इकोनॉमिक चेंजेस क्या होता है, कोई आरबीआई के टैक्सेस में चेंजेस आ गए, सॉरी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस कर दिया, गवर्नमेंट में टैक्सेस में चेंजेस कर दिए, कुछ जीएसटी में चेंज आ गया, इनकम टैक्स में चेंज आ गया, जिसको आप बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, वो सब कवर होगा इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी से अगर बात करूं, गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्सेशन की पॉलिसी और आरबीआई की इंटरेस्ट वगैरह की पॉलिसी, इसके कारण हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट होता है, दैट विल कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। चलिए अगला नाम देखते हैं, अगला नाम क्या आएगा, सोशल फैक्टर। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, सोशल का मतलब सामाजिक। जिस कंट्री के अंदर, जिस एरिया के अंदर बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, वहां के लोगों की क्या क्वालिफिकेशन है, वहां किस तरह के लोग रहते हैं, वहां कौन सा रिलीजन है, किस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, वहां पर जो एज, जो लोगों के छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, ओल्ड एज ज्यादा है, क्या डेमोग्राफिक एरिया है वहां का, इस तरह के सारे फैक्टर हमारे सोशल में कवर होंगे, सामाजिक फैक्टर। वहां के लोगों का टेस्ट क्या है, किस तरह का खाना खाते हैं, तो ये सारे फैक्टर हमारे कवर होंगे सोशल के अंदर। तो पहला आता है इकोनॉमिक, दूसरा आता है सोशल, समझते बात को, इकोनॉमिक, सेकंड आएगा सोशल इन्वायरमेंट, थर्ड आता है टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी जो डेली चेंज, रोज का कुछ टेक्नोलॉजी में डेली कोई ना कोई चेंज आता है, तो थर्ड आएगा टेक्नोलॉजिकल चेंज। फोर्थ आएगा पॉलिटिकल चेंज, कोई नई गवर्नमेंट आ गई, कोई गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी है, उस पॉलिसी को बिजनेसमैन को, कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, पॉलिटिकल। और फिफ्थ आएगा लीगल फ्रेमवर्क, लीगल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर कोई ना कोई लॉ बनते हैं, उन लॉ का उस बिजनेसमैन को पालन करके चलना पड़ेगा। जैसे अभी आपने देखा तो फेसबुक से बात चल रही थी या ट्विटर से बात चल रही थी, तो कुछ आईटी एक्ट के अंदर एक सेक्शन था 69, उसको फॉलो करने की बात कर रहे थे, समथिंग था। तो इस तरीके से उनको लीगल फ्रेमवर्क को भी फॉलो करना पड़ेगा जिस कंट्री के अंदर वो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। और समझेंगे एक एक वन बाय वन इन सारे फैक्टर्स पे हम काम करते हैं। ये हमारे डायमेंशन, ये हमारे डायमेंशन आएगा, पढ़ते डायमेंशन क्या होता है, इसको आने वाली क्लास में हम इसको आगे और एलोबरेट करेंगे। डायमेंशन का मीनिंग क्या है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, political and legal condition which are considered important for taking decision। ये जो भी प्लान बनाओगे इन पांचों को रखते हुए प्लान बनाना है, खाली मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस क्या है ये मैटर नहीं करता, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देख के चलना है, सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि बिजनेस घर के अंदर बैठ के नहीं करना, बिजनेस पब्लिक से डील करना है, तो सबको सबको साथ देके चलना पड़ेगा। which are considered important for taking decision and for improving the operation of enterprise। These are a part of general government environment which influence the performance of many business। ठीक है, पहला पढ़ते हैं इकोनॉमिक, पढ़ते इकोनॉमिक में क्या होता है। पहला आ गया इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में बताया मैंने गवर्नमेंट के टैक्सेशन के रिफॉर्म और आरबीआई ने क्या चेंज किया है इंटरेस्ट रेट के अंदर, जिसका बिजनेस में सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, समझते क्या कहते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का फैक्टर लाइक प्रोडक्टिविटी, इंटरेस्ट रेट, मान लो बैंक ने अगर प्रॉपर्टी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया
तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे, आसानी से लोन लेंगे और अपने घर वगैरह को, प्रॉपर्टी को बनाएंगे। जीडीपी क्या है देश का, पर कैपिटा इनकम क्या है, सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारे फैक्टर हमारे इकोनॉमिक में कवर। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट exercising strong influence on business because business is an economic institution. So business enterprise must can check करना पड़ेगा economic environment को and take timely action in accordance with the changes taking place in the economic environment. समझेंगे एग्जाम्पल, समझेंगे इसकी क्या क्या एग्जाम्पल है, समझते एग्जाम्पल क्या कहते हैं। ये देख लीजिए एक बार, हमारे जो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, रेगुलेटरी, ये सारे हैं डायमेंशन, ये सारे हैं डायमेंशन। एग्जांपल समझते हैं। अगर टैक्स रेट कम हो गया, अगर टैक्स रेट कम हो गया तो सिंपल सी बात, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। आप लोगों ने नेशनल इनकम में स्टडी किया ही होगा, टैक्स के कम होने से हमारी जो परचेजिंग पावर है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। डिक्लाइन इन टैक्स रेट reduces the disposable income of people which lead to increase in demand for the product। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एक्साइड ड्यूटी कम कर देगी या कोई टैक्स कम कर देगी किसी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जीएसटी कम कर दिया गवर्नमेंट ने कारों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। मान लो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, गवर्नमेंट ने आरबीआई को कहा भैया लोगों के पास घर नहीं है, लोगों को घर दिलवाओ। कैसे दिलवाए, तो फ्री में तो दिलवाएंगे नहीं, कैसे दिलवाएंगे, उनको लोन आसानी से देंगे। तो लोन आसानी से कैसे देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे। आप इसका इकोनॉमिक्स का पूरा एलोबरेट पढ़ोगे जाके, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाता है, आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। समझते हैं फिलहाल क्या कहते हैं। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, अगर मुझे सस्ता ब्याज पे लोन मिल जाएगा तो सिंपल सी बात है, लोग गाड़ियां भी ज्यादा लेंगे, घर भी ज्यादा लेंगे। ठीक है, घर अपना, गाड़ी अपनी, हर इंसान का एक सपना होता है कि मेरी अपनी गाड़ी हो, मेरा अपना घर हो। तो ठीक है, वो सस्ता जब लोन मिलेगा तो लोन से हर महीने अपनी सैलरी में से, अपने प्रॉफिट में से ईएमआई कटवाते रहेंगे और गाड़ी भी चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, रिसेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ कंट्री हैव एनकरेज एनआरआई एंड फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनी। ठीक है, ये भी इकोनॉमिक के अंदर चेंजेस कवर होंगे। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन, आरबीआई हैज अलाउड कमर्शियल बैंक टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन। बेसिकली जब भी मार्केट में डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन का दौर आता है, लोग जब प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करते, जब लोग प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करते, तो गवर्नमेंट आरबीआई को कहते हैं भैया लोग डिमांड नहीं कर रहे प्रोडक्ट, लोग क्या पैसा नहीं है, तो कहता है मैं क्या करूं, क्या लोन सस्ता कर दो। जब लोन सस्ता करेंगे तो लोग डिमांड अपने आप प्रोडक्ट की करने लग जाएंगे। आपको इकोनॉमिक्स में चैप्टर मिलेगा, एक चैप्टर का नाम होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वहां पूरा इस पॉइंट का पूरा आप डायग्राम बनाओगे, पूरा समझोगे, आपको वहां पे इसके बारे में कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो पूरा आपका वहां पे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसके बारे में वहां पढ़ोगे। फिलहाल अभी समझा रहा हूँ, क्या समझाया मैंने आपको। जब मार्केट में डिप्रेशन होगा, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको सस्ता लोन दिलवाएगी। आरबीआई को बोलते हैं सस्ता लोन दो, कम ब्याज दर पे लोन दो, जिससे अपनी डिमांड को क्या करे, बढ़ाए। जब डिमांड बढ़ेगी तो सेलर जो होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। जब प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो इनकम बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इस तरीके से पूरी इकोनॉमी दोबारा से सुधर जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का सहारा लेके, इस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का सहारा लेके मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी लेके आती है। क्या लेके आती है, स्टेबिलिटी। ठीक है, बात उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगला पॉइंट, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म has led to many attractive scheme of deposit and lending money. The banks are offering loan at a very reasonable rate of interest with minimum formalities to be complete. आज के लिए इतना ही। Thanks a lot. Take care. Stay safe. Stay blessed. Bye bye.